नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। कौन सा स्वर किस स्थान से बोला जाता है, उसका उच्चारण स्थान क्या है, उसमें लगने वाली मात्रा क्या है, जीभ की स्थिति क्या रहती है, मुख विवर क्या रहता है, मुख की स्थिति क्या रहती है और ओठ की स्थिति क्या रहती है, किस स्वर को बोलने में कितना समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है कि दो मात्रा का समय लगता है, इसको हम विधिवत जानेंगे। तो मित्रों, स्वर आ को जब हम बोलते हैं तो कंठ से उसकी ध्वनि निकलती है, कंठ, और इसको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। अब आप सोच रहे होंगे मात्रा क्या होती है। मात्रा का मतलब है अक्षर को बोलने में लगने वाला समय, और इसको बोलने में कम समय लगता है, इसको इसलिए एक मात्रा माना जाता है। एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जीभ की स्थिति मध्य, आ जब बोलते हैं तो जीभ के मध्य भाग से इसका उच्चारण स्थान होता है। और मुख की जो स्थिति होती है, मुख की अर्ध विव्रत, व्रत मतलब गोला, अर्ध मतलब ज्यादा गोला, मतलब पूर्ण गोला नहीं बनता है, आधा गोला बनता है, इसलिए इसको अर्ध विव्रत कहते हैं। पूरा आ बोलते हैं तो मुंह खुला रहता है, हल्का मुंह खुला रहता है, इसीलिए इसको अर्ध विव्रत की संज्ञा दी गई है। और ये ओठ की स्थिति रहती है, ओठ की, वो उदासीन रहती है। उदासीन का मतलब होता है आ बोलते हैं तो बहुत ज्यादा मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, ना गोल करने की, ना ज्यादा लंबा, इस तरीके से इसको उदासीन, ओठ की स्थिति के आधार पर उदासीन अक्षर होता है। इसी प्रकार से आ जब बोलते हैं तो ये विव्रत, विव्रत का मतलब होता है थोड़ा मुंह ज्यादा उससे खुलता है। और उच्चारण स्थान इसका भी कंठ है। अगर हम व्यंजनों को जोड़ लें तो आ और का वर्ग ये कंठ से बोले जाते हैं, और इसकी मात्रा होती है दीर्घ। अब फिर बोलते हैं आ तो दीर्घ हो गया, इसको बोलने में दो मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसको इस चिन्ह से भी जानते हैं। और ये जीभ की स्थिति होती है तो पश्च, इसके जिह्वा के पश्च भाग माने पीछे के भाग से इसका उच्चारण स्थान आता है, पश्च। आ जब बोलेंगे तो देखो यहां से ध्वनि का उच्चारण हो रहा है। अब ये होता है विव्रत, मतलब इसका थोड़ा मुंह जो होता है इससे ज्यादा खुलता है। आ से आ का उच्चारण जब करते हैं तो इसका उच्चारण स्थान में ज्यादा मुंह खोलना पड़ता है, और ये आवृत्त मुखी है। आवृत्त का आ माने नहीं, और वृत्त माने गोला, गोला नहीं बनता है। आ तो बोलते हैं ज्यादा, आ माने वृत्त, आ माने नहीं और वृत्त माने गोला, गोला नहीं बनता है, आवृत्त मुखी रहता है। फिर ई बोलेंगे तो ई का उच्चारण स्थान तालु है, जिह्वा के नीचे का भाग, और इसको बोलने में भी एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व, एक मात्रा का समय लगता। और जिह्वा की स्थिति के आधार पर अग्र भाग से बोला जाता है। अग्र ई कहते हैं तो मुंह खोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी अग्र भाग, इसका जिह्वा का जो अग्र भाग है उससे इसको बोलते हैं, इसलिए अग्र। अब अगर प्रश्न आ जाए ई जीभ की स्थिति के आधार पर किस प्रकार का स्वर है, तो अग्र स्वर है, हमारा उत्तर होगा अग्र स्वर। और इन्हीं में से परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ये कठिन लगते हैं, लेकिन बार बार अभ्यास करने से ये ऐसे याद हो जाते हैं, जैसे आप जब भी ये अक्षर आएगा और इसका इस जीभ की स्थिति के आधार पर इसका उत्तर पूछा जाएगा तो आप तुरंत उच्चारण करके भी बता सकते हैं आप बड़ी आसानी से कि अग्र भाग से बोल रहे हैं। जिह्वा की स्थिति के आधार पर मुख विवर क्या रहेगा, अर्ध संवृत रहता है, और ये भी आवृत्त मुखी। आवृत्त मतलब गोला नहीं बनता है, इसमें भी गोल, जो मुख की स्थिति है गोल बनाने की जरूरत नहीं है, ये भी आवृत्त मुखी रहता है। ई, अब ई भी तालव्य है और दीर्घ है, इसको बोलने में दो मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसको दीर्घ स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर है। और जीभ की स्थिति भी अग्र भाग से ही अग्र स्वर है। ई, आ
ये हमारे हो गए ह्रस्व और बड़ा दीर्घ, छोटी ई ह्रस्व, बड़ी ई दीर्घ। ये हमारा मध्य स्वर है। केवल स्वरों में एक ही स्वर ऐसा है जो मध्य भाग से बोला जाता है, मध्य स्वर। कभी भी अधिकतर परीक्षाओं में ये पूछ दिया जाता है मध्य स्वर इनमें से कौन सा है, और 4 अक्षर दे दिए गए अ आ इ ई, इन चारों में से कौन सा होगा, तो हमारा उत्तर होगा आ। आ जो है वो मध्य स्वर है। इसमें मध्य स्वर और कोई नहीं है, केवल एक है। हमारे स्वरों में केवल एक मध्य स्वर है, और इसको बड़ी आसानी से बार बार अभ्यास करने से, कोई चीज बार बार जब अभ्यास करते हैं तो हमारे दिमाग में वो बस जाती है। इसी प्रकार बड़ी, यहाँ पर थे हम लोग, बड़ी तालव्य दीर्घ अग्र स्वर है जीव की स्थिति के आधार पर, मुख विवर संवृत और आवृत मुखी। इसको भी गोला बनाने की, मुख में गोला बनाने की जरूरत नहीं है। आ माने नहीं, व्रत माने गोला, और मुख में गोला नहीं बनता है इसको बोलने के लिए। अब आ जाएंगे ऊ। ऊ जो है बोलने का उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ है। ऊ बोलते हैं तो हमारा देखो हल्का। अब आप व्रत मुखी है, व्रत मतलब गोला बन रहा है, इसको ऊ जब बोलते हैं तो आप बोल करके भी देख सकते हैं कि इसमें गोला बन रहा है, इसलिए व्रत मुखी के अंतर्गत इसको रखा गया है। ये भी ह्रस्व स्वर है, एक मात्रा का समय लगता है, और जीव की स्थिति के आधार पर पश्च स्वर है। ऊ जब बोलते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा जोर लगता होगा जिह्वा के बिल्कुल पश्च भाग से, ऊ पश्च भाग से, और ये भी अर्धसंवृत है। अर्धसंवृत मतलब आधा गोला बनता है, पूर्ण रूप से गोला नहीं बनता है, इसलिए इसको अर्धसंवृत के अंतर्गत। और व्रत व्रत मतलब गोला तो बनता ही है हल्का। इसी प्रकार से बड़ू आएंगे, इसका भी उच्चारण स्थान ओष्ठ है, और ये दीर्घ के अंतर्गत आता है। ऊ जब बोलेंगे ये भी जीव की स्थिति के आधार पर पश्च स्वर, पीछे से, जिह्वा के पीछे भाग से इसको बोलने में हमको सहायता लेनी पड़ती है। संवृत है और ये भी व्रतमुखी है। इस प्रकार से ए आएंगे तो ए का मतलब है कंठ और तालु, जिह्वा के नीचे भाग से भी वो इसको बोलने में सहायता लेनी पड़ती है। ये सभी अन्य, इसके अलावा ऊ के बाद में जितने भी स्वर हैं हमारे, सब दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। इनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है। तो कंठ और ताल, ये भी अग्र है। ए बोलेंगे तो अग्र, जिह्वा के अग्र भाग से ही बोलने की सहायता लेनी पड़ेगी। और ये भी अर्धविव्रत है, अर्धविव्रत। ये आवृत मुखी, आ माने नहीं और व्रत माने गोला। बार बार बताया कि इसको बोलने के लिए गोला बनाने की, आवृत मुखी है, गोला बनाने की जरूरत नहीं। ए बोलेंगे तो कहाँ गोला बना, मुंह से आप आवाज निकालेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमको गोला बनाने की जरूरत नहीं है, आवृत मुखी है। इसी प्रकार से आए, ये भी कंठ तालव्य से, ये कंठ तालव्य से, आय भी कंठ तालव्य से, और ये भी दीर्घ है, ये भी अग्र है, विव्रत है और आवृत मुखी है। इसको भी बोलने के लिए गोला बनाने की आवश्यकता नहीं है। मुंह में गोला जब बनता है तो व्रत मुखी, और जब गोला नहीं बनता है तो आवृत मुखी। सीधी सी बात है कि हम जब भी बोलते हैं, अगर मुंह में ओठ में ओठों को गोला के आधार पर बोलते हैं, गोला बनता है तो व्रतमुखी, और गोला बनता नहीं है तो आवृतमुखी, वो अक्षर होता है। इसी प्रकार से ओ, ये भी कंठोष्ठ, कंठ और ओठ से सहायता लेनी पड़ती है, कंठ और ओष्ठ से सहायता लेनी पड़ती है, और ये भी दीर्घ स्वर है। पश्च, जिह्वा के पश्च भाग से बोला जाता है। ओ अर्धविव्रत है और ये व्रतमुखी है। व्रत मतलब गोला बनना पड़ता है। ओ बोलेंगे, जब आप उच्चारण करके देखेंगे ओ तो गोला बन रहा है, इसलिए ये ओ जो अक्षर है वो व्रतमुखी। और ये भी कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है। ये भी मात्रा के आधार पर दीर्घ स्वर है और जिह्वा के आधार पर पश्च स्वर है। मुख विव्रत है और ये भी व्रतमुखी है। इसको भी बोलने के लिए आओ जब बोलते हैं तो क्या बनता है, गोला बनता है, मुख विवर।
मुख ओष्ठ की स्थिति के आधार पर ओठ में हमारे गोला बनता है, इसलिए ये भी वृत्तमुखी है। ये सारे स्वर जो जितने भी स्वर हैं ये सभी अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण होते हैं। परीक्षाओं में ज्यादातर पूछ लिया जाता है सभी स्वर कैसे होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, इस तरीके से प्रश्न हर परीक्षा में लगभग कोई ना कोई परीक्षा में आता रहता है। और सभी स्वर घोष होते हैं, घोष होते हैं। आशा करता हूं कि स्वरों का वर्गीकरण आप सबकी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आगे अगला वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें हम लोग व्यंजनों का वर्गीकरण, उसमें अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, अंतस्थ, ऊष्मस्थ, संयुक्ताक्षर और इनका उच्चारण स्थान, सारी चीजों के बारे में हम विधिवत जानेंगे। आप सबको नमस्कार। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।